चलिए हल्के फुल्के अंदाज में अगर बात हो तो विजय गोयल साहब वैसे तो राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, लेकिन अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष इन्हें 8वां सांसद कहते हैं दिल्ली का, और वो इसलिए क्योंकि एक लंबा, और ये अच्छी बात है रमेश भिदुड़ी साहब की ये राज्यों के चुनाव नहीं है, नहीं तो न जाने कितने सीएम पद के उम्मीदवार आपकी पार्टी में सामने आ जाते हैं। विजय गोयल से लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, तमाम लोग हैं, और उन सब के बीच मनोज तिवारी को तो प्रदेश अध्यक्ष ही बनाया गया है। फिलहाल 127 वार्ड्स में बीजेपी रुझानों के मुताबिक आगे चलती हुई, विकासपुरी में कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़त है। हम एक एक वार्ड की इसीलिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि ये बेहद विश्वसनीय नतीजे हैं। लेकिन जिस बात पर चर्चा होनी चाहिए वो ये है कि 46 वार्ड्स पर आगे चलकर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 यानी हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की पार्टी बनती हुई। संजय कुमार जी। बिल्कुल, आप ये कई लोगों को अचंभित करेगा कि कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि फाइनली जब रिजल्ट्स आएंगे, जब ये रुझान नतीजों में परिवर्तित होगा, तो कांग्रेस शायद आम आदमी पार्टी से आगे रहे। हाँ। और वोटों का प्रतिशत जब आएगा तब मुझे लगता है कि दोनों के वोटों के प्रतिशत में शायद कोई अंतर न रहे। लेकिन कांग्रेस कुछ इलाकों में अच्छा कर रही होगी, और यही वजह है कांग्रेस सीटों में आम आदमी पार्टी से आगे। ये जो फिलहाल रुझान आ रहे हैं आप देख रहे हैं नीलांजन जी, अगर आप नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी को देखें तो बहुमत लगभग नॉर्थ एमसीडी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 2 एमसीडी में जो ट्राइफिकेशन के बाद 3 अलग एमसीडी बने, उसमें 2 जगहों पर देखिए 63 यहाँ पर ईस्ट एमसीडी में है, तो वहां पर भी वो 40 के करीब पहुंच रहे हैं, और ऊपर में 56, यानी 2 जगहों पर तो बहुमत। नीलांजन जी, मुझे तो लग रहा है कि कंफर्टेबली तीनों जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी लगभग सुनिश्चित लगता है। लेकिन ये नतीजे को देख के मेरे को जो हमको जिस चीज़ पे चर्चा करनी चाहिए वो है आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेके। आम आदमी पार्टी का राइज 2013 से शुरू होता है, और 4 साल के अंदर एक सिचुएशन आती है कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जो एक आइडिया के तौर पे उभर के आया था, वो आइडिया का कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है। इस पे हमको चर्चा करनी चाहिए कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जो शुरुआत हुआ था वो 4 साल के अंदर नहीं चला जिन भी कारणों से। तो ये कोलैप्स होने का कारण का मतलब ये है कि, और कांग्रेस की जो मतलब सेकेंड पोजीशन पे उभर के आना, उसका मतलब जो एंट्रेंच्ड पार्टीज़ हैं वही हिंदुस्तान की राजनीति में कोई मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। आउटसाइडर्स जो हैं वो आके कुछ ज़्यादा प्रेजेंस मार्क नहीं कर सकते। एक मोमेंटरी सैलाब आया था, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने किया था। क्या ये अनलेस आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने आप को टोटली री इन्वेंट करें और जाके फिर से मैदान में उतरे और फिर से मास कनेक्ट को फिर से एस्टैब्लिश करे, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑल्टरनेट राजनीति का दौर चल पाएगा। क्या सिर्फ एक तात्कालिक हमने उबाल देखा जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी 67 सीटों के साथ दिल्ली में काबिज हुई सत्ता, 150 वार्ड पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, यानी 150 के साथ ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ। लेकिन हरीश खुराना जी भी बोलना चाहते हैं, और उधर से हरिशंकर गुप्ता जी बार बार हाथ उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर आ रही है। पीठ थपथपाने का वक्त है, कम से कम कहीं तो दिखाई दिए हरिशंकर गुप्ता जी। देखिए, हमने पहले ही आपसे कहा था कि एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है, और आपके सर्वे के जो रुझान थे उस सर्वे के अंदर बताया गया था कि 26 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं। 50 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार कर चुकी है। और अभी भिदुड़ी जी ने कहा कि 60 साल कांग्रेस या सत्ता में रही, और कांग्रेस के समय में इस देश की दुर्दशा हुई है। उनको मैं याद दिलाता हूं, पिछली बार कितने थे सर? 70 से ज्यादा हम लोगों के थे। 70 के आसपास। चलिए ठीक है, अभी तो 53 पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें रुझानों के मुताबिक तीनों ही एमसीडी में बहुमत का आंकड़ा छूती हुई भारतीय जनता पार्टी। जाहिर तौर पर एक ऐसा वक्त जिसे ये माना जाएगा कि ब्रांड मोदी की ये बड़ी जीत है, उसी तरह से दिखाया भी जाएगा। 53 वार्ड्स पर कांग्रेस पार्टी, और इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि तीनों एमसीडी में रुझानों के मुताबिक आप इस वक्त बहुमत हासिल कर रहे हैं भिदुड़ी साहब। रमेश भिदुड़ी नहीं, अभी रुझान है, बहुमत हासिल करेंगे, और वो दिल्ली की जनता का जो विश्वास था, जो देश के प्रधान, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कायम किया है कि लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर केवल मैं ही ठीक हूं, जो केजरीवाल की मानसिकता रही है,
कांग्रेस एक परिवार से बाहर निकल के आती नहीं है, और उस वर्ग का क्या होगा जिसको उसका हक, अभी आपने कहा था दिल्ली में मुख्यमंत्री की बीजेपी में दौड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर लोकतांत्रिक पद्धति से अंदर जो व्यक्ति काम करने वाला है उसको मौका मिलना चाहिए, जो कुछ करना चाहता है उसको मौका मिलना चाहिए। अब उनकी मानसिकता भी करने की नहीं है, और दूसरी पार्टियों में फिर भी उनको थोपा जाता रहेगा परिवारवाद के नाम से, डिक्टेटरशिप केजरीवाल साहब के नाम से, तो जनता उसको कब तक एक्सेप्ट करेगी। एक तरफ हम लोकतंत्र की बात करें, हम संविधान की बात करें, केजरीवाल साहब ने पिछले दौरान जब 2013 में उबल कर आए थे तो उन्होंने सारी बातें ऐसी की जो संविधान के दायरे से बाहर थी, जो अनएक्सपेक्टेड थी, और केवल लोगों को उस वर्ग को सब्जबाग दिखाए, सपने दिखाए, जो वर्ग ये सोचने लगा कि शायद एवरीथिंग इज पॉसिबल, शायद देश की राजनीति में करने वाली कांग्रेस करना नहीं चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती थी। तो केजरीवाल साहब का जो लिफाफा था, जो उन्होंने केवल हवा से भरा था, वो फट गया। अच्छा, लिफाफा जो हवा से भरा था वो फट गया, ये आपका कहना है अरविंद केजरीवाल पर। दिलचस्प होगा इस पर लोगों की प्रतिक्रिया देखना, आम आदमी पार्टी का खास तौर पर। लेकिन जाकिर नगर से जो मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के थे वो रुझानों के मुताबिक आगे चल रहे हैं। लेकिन हरीश खुराना जी, ये जीत एमसीडी की कामकाज की जीत नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये आपको समझना होगा, और इसीलिए बहुत बड़े सुधार और परिवर्तन की जरूरत होगी अगर आपको लोगों में एमसीडी के कामकाज की अच्छी छवि बनानी है। ये जीत तो या तो रणनीति की कहलाएगी या मोदी की कहलाएगी। खुराना साहब, मानता हूं कि जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये काम होने चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हुए, मैं ये बात मानता हूं। स्पेशली 2-2.5 साल के अंदर ये काम जो होने, जिस तेजी से होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेट्स नॉट डिस्कस, यहाँ पे कोई डिस्कस करने के बाद फायदा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल, लेकिन आप देखेंगे पहले अगर हम बात करें पहले 1 साल के अंदर, तो तस्वीर बहुत कुछ साफ होगी। जो हम काम नहीं करना चाहते थे वो 1 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को भी समझना चाहिए, और जो हमने एक वादा किया दिल्ली की जनता से, अगर हमें मदद नहीं मिलती आम आदमी पार्टी से तो हम कोशिश करेंगे केंद्र सरकार एमसीडी में डायरेक्ट, हम लोगों को जो फंडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार हमारे को डायरेक्ट कर दे, तो मुझे लगता है कि तेजी भी आएगी। और हाँ, कहीं ना कहीं जो अहंकार अरविंद केजरीवाल का बोलता है ईवीएम के रूप में, हमें चाहिए कि जनता ने जो वर्डिक्ट दिया उसको सर झुका के नमन करते हुए उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब से 15-20 दिन से एक ही रट लगा रखी ईवीएम के ऊपर, तो ये अहंकार बोल रहा है। मुझे लगता है कि अब अहंकार से बाहर निकलेंगे और वास्तविकता को समझेंगे दिल्ली के अंदर लोग चाहते क्या है। लोग चाहते हैं शासन। चलिए, लोकतंत्र में चुनाव में जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए मनोज तिवारी के घर से अगर सीधी तस्वीरें हम दिखाएं, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया दिलचस्प होगी। ऐसे वक्त पर हमने वोटिंग के दिन भी उनकी पूजा की तस्वीरें दिखाई थी, आज की भी तस्वीरें दिखानी चाहिए, क्योंकि कुछ फोटो आप दिन के ऐसे होते हैं वोटिंग और काउंटिंग के दिन जो बेहद दिलचस्प होकर लोगों के जहन में हमेशा रह जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए अगर मनोज तिवारी के घर से हमें कोई रिपोर्टर लाइव मिले और वहां की तस्वीरें हमें दिखाए, क्योंकि ये नतीजे अब वो टीवी पर देख रहे होंगे और वहां पर जो उनकी प्रतिक्रिया आती है वो बेहद दिलचस्प होगी। इस बीच आपको बता दें 157 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई, 54 में कांग्रेस पर, लेकिन आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ काबिज होने के बावजूद दिखाई दे रही है। ये आत्मचिंतन और मंथन का वक्त होना चाहिए आम आदमी पार्टी के लिए। एमसीडी चुनाव में प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी, और एक बार फिर से यही कहूंगी कोशिश हमें करनी चाहिए। मनोज तिवारी इस वक्त अपने घर पर होंगे और उनका क्या रिएक्शन आता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक जबरदस्त जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी, और लगातार वो दावे करते रहे हैं कि आखिरी के कुछ महीनों में ही सही, लेकिन वो गए, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं दिल्ली की, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, लोगों के बीच गए हैं, उनकी परेशानियां सुनी है और स्वीकारा भी खुलकर उन्होंने कि एमसीडी को जिस तरह से कामकाज होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। कुछ ही देर में मनोज तिवारी सीधे लाइव होंगे आज तक पर हमारे साथ, और फिर उनकी प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प रहेगा कि 160 वार्ड्स जिसके साथ बीजेपी आगे जीत की तरफ बढ़ रही है, उसका वो किसको श्रेय देते हैं या खुद कितना लेते हैं। लेकिन ये 165 पर बीजेपी, 54 पर, बोलते बोलते 3-4 का फासला हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से वार्ड्स के नजरिए से ये तमाम जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। 54 पर कांग्रेस,
28 पर आम आदमी पार्टी। पहले डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने सुना, एक तरफ मोदी को श्रेय देते हुए, ये भी दिलचस्प है जो केंद्रीय मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के 3 साल के कामकाज पर इसे रेफरेंडम बताएंगे, क्योंकि उन्हें कहने का एक मौका है कि बीजेपी के लिए अभी भी लहर बरकरार है, यानी प्रधानमंत्री के 3 साल के कामकाज पर ये मुहर है, उस लहर पर मुहर है जिसका नाम मोदी है। 2014 के लोकसभा चुनावों से वो लहर चल रही है, लेकिन इधर अरविंद केजरीवाल का जादू क्या खत्म हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो जादू खत्म होने के निशान इस वक्त आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 34 के आंकड़े में नंबर 3 की पार्टी एमसीडी में बन जाना क्या कहता है आम आदमी पार्टी के कामकाज पर और उस जादू पर जिसके साथ वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे, ये सब कहा जाएगा। हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, हालांकि गुलाम नबी आजाद से लेकर आपके शीर्षस्थ कई नेता ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने चुनाव आयोग के पास गए थे, अब जबकि आप दिल्ली में एमसीडी चुनाव में नंबर 2 की पार्टी बन रहे हैं, ईवीएम पर क्या स्टैंड रहेगा? कि हमने कभी भी इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल नहीं उठाया है, लेकिन जब देश के अंदर तमाम पार्टीज ने ये बात का फैसला किया कि हम लोग इलेक्शन कमीशन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करें कि अगर कहीं इसमें जांच की गुंजाइश है तो जांच करा ली जाए, उतना ही काम करने के लिए हम लोग गए थे। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे कांग्रेस ने कभी सवाल नहीं उठाया। अभी स्टैंड क्या है? अभी स्टैंड हमारा ये है कि ईवीएम अपना काम करे, ईवीएम अपना काम करे। अगर जांच की गुंजाइश है, जैसा कोर्ट ने भी आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन को, अगर जांच की गुंजाइश तो जांच होना चाहिए, जांच कराने में क्या ही दिक्कत है उसको। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जांच के बाद में कहा है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, तो हम उसको मानते हैं। आलोक जी, स्टैंड बड़ा क्लियर है। आलोक जी, आम आदमी पार्टी का जादू खत्म, अब कितना टाइम आप देख रहे हैं ईवीएम को लेकर फिर से जो बवाल शुरू होगा? अब जैसे ही वो आंदोलन की पार्टी रही है, अंजना जी हमेशा वो कहते रहे हैं, अन्ना आंदोलन से आए थे, वीएचपी और आरएसएस या भाजपा के कंधों पर ही वो आगे बढ़े, चूंकि अन्ना आंदोलन में इन लोगों का बड़ा योगदान था, बहुत पूरी हलवा खिलाया गया और अरविंद केजरीवाल ने उसका फ़ायदा उठाया। संदीप दीक्षित जी ने एनजीओ के नाते भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिया था, उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। अब वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनका खेल एक किनारे पर आ रहा है। लेकिन एक बात मैं जोड़ूंगा अंजना जी, अभी खुराना जी यहाँ बैठे हैं, इसलिए मदन लाल खुराना और एचकेएल भगत जैसे नेता दिल्ली में नहीं होना, क्या ये भी एक इन पार्टियों जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो प्रादेशिक नेतृत्व को जब खत्म करने से कांग्रेस खत्म हुई, भाजपा क्या उसी तरफ बढ़ रही है जब प्रादेशिक नेताओं को खत्म कर दें और एक बाहर के नेताओं को ला दें या केवल कठपुतली ला दें और उसके बाद खुराना जी जैसे नेताओं को दिल्ली में नहीं रहेंगे तो उसके बाद आंदोलन कौन करेगा, सड़क पर सफाई के लिए कार्यकर्ता कौन लाएगा? केवल फंड से खुराना जी काम नहीं चलता, कार्यकर्ता जब निकलते हैं तो लोगों की मदद करते हैं, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए। वो अब भाजपा में नहीं है, अब डिजिटल हो गया है। अब जो है आपके नेता केवल डिजिटल पर बात करते हैं, क्योंकि मोदी जी डिजिटल पर करते हैं, लेकिन वो तो देश के लिए करते हैं। आपके नेता ज्यादातर अब ये करने लगे जिसका नतीजा दिल्ली वाले भुगतते हैं या दूसरे राज्यों में भुगत रहे हैं। हाँ। विदुड़ी साहब हैं क्या हमारे साथ? विदुड़ी जी, इसका जवाब आप दीजिए। जी अंजना जी, अंजना जी, पहले तो आलोक जी अपने आप को करेक्ट करें कि देश के प्रधानमंत्री डिजिटल पे काम नहीं करते, डिजिटल के माध्यम से योजनाएं जनता तक पहुंच जाएं, जनता को जानकारी मिल जाए, हम क्या कर रहे हैं जनता को लगना चाहिए कि मेरा जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है, इस बात को डिजिटल पर रखते हैं। लेकिन जिस गहराई के साथ में जहां भी हमारी सरकारें बनी हैं और जमीन पर उनको जो उन्होंने अमली जामा पहनाया है, जमीन पर पहल योजना के तहत हर गांव में बिजली पहुंचाने के तहत, मुद्रा बैंक के तहत 4 करोड़ लोगों को लोन दे देना, उनको रोजगार दे देना, ये वो कह रहे हैं कि डिजिटल पे काम कर रहे हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, एक आंदोलन से उभरे हुए लोग थे, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। आपके पार्टी के लोगों ने कोई मदद किया है? पूर्वी दिल्ली में गिरी साहब को जिता करके लाए, गिरी साहब कभी निकले हैं? जो सांसद बने आपके, जो रविशंकर जी के नाम पर आए, संत रविशंकर जी के नाम पर आए, उसके बाद वो केवल मोदी जी पर भरोसे रहेंगे तो कैसे आप दिल्ली में लोगों का सहायता करेंगे? मैं उसको बात नहीं कह रहा हूँ कि आप राष्ट्र भर में आपने जो कुछ किया, बैंक के खाते खुल गए, खाते के लिए मजदूर के लिए पैसा चाहिए, वो रोजगार कितनी दिल्ली की फैक्ट्रियों में बंद हो गया, कितने बेरोजगार होकर यहाँ से पलायन कर गए 2019 में। अभी इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? मुझे तो लगता है अभी की कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं क्या? इसलिए वो बात करेंगे। मैं तो कांग्रेस को गाली दे रहा हूँ कि कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए, कि मोदी जी के नाम मैं से तो कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ महाराज। दिल्ली में और देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप अरे कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए बेड़ा गर्क हो गया। के अंदर ये राहुल गांधी की जीत थोड़ी है 50। मनोज तिवारी बाहर का आदमी हो गया। ये दिल्ली देश की राजधानी है,
मनोज तिवारी कैसे बाहर का आदमी हो गया? मनोज तिवारी क्या कितने पहले आए हैं वो? फॉरेन से है क्या? मनोज तिवारी की भी देश में दिल्ली में राजधानी है। अरे पहले आने की अगर बात बोलते हैं तो केजरीवाल साहब 1 साल में मुख्यमंत्री बनाकर लोगों ने बैठा दिया। वो कितने देर पहले आए थे? केजरीवाल साहब दिल्ली के रहने वाले हैं क्या? केजरीवाल साहब ने दिल्ली में कोई काम किया था? रहते भी यूपी के अंदर थे वो लोग। तो इसीलिए इस प्रकार की बातें करना और आप जैसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को तो शोभा देती नहीं है जी। लेकिन 185 भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 185 वार्ड में आगे, एक बड़ी कामयाबी। तीनों एमसीडी में साफ साफ बहुमत रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की झोली में आते हुए 270 में से 270 रुझान आ चुके हैं। 185 यानी 202, 230 जो कहा जा रहा था वहां तक मामला नहीं पहुंच रहा है। 270 में से 270 वार्ड के रुझान वापस सामने आ गए हैं। 185 पर ये, लेकिन ये फासला देखिए बहुत घट गया है। नंबर 2 और नंबर 3 की पार्टी का 41 पर कांग्रेस पार्टी है और आम आदमी पार्टी 40 वार्ड्स में आगे है। अब ये नतीजे बदलते अगर नंबर 2 और 3 की लड़ाई में ऊपर नीचे होता है तो ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के लिए नंबर 2, नंबर 3 की लड़ाई और संघर्ष में पहुंच जाना पार्टी का जमींदोज हो जाने के बराबर है एमसीडी के चुनावों में कम से कम। और इसीलिए ये देखिए कांग्रेस अब नंबर 3 की पार्टी हो गई। ये अब होता रहेगा। अब इस पर तुरंत बोलना बड़ा मुश्किल है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होता रहेगा। नंबर 1 खैर अलग है, नंबर 2 और नंबर 3 के बीच की ये जंग है। दोनों के बीच हो रहा है। एक चुनाव तो खत्म, अब दोनों के बीच चुनाव हो रहा है। ये दिलचस्प कहा संजय जी ने कि एक चुनाव तो खत्म जिसमें बीजेपी बहुमत में आती हुई दिख रही है रुझानों के मुताबिक एमसीडी के तीनों हिस्सों में, लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 का चुनाव अभी बाकी है। नीलांजन जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। 202 होगा, 202 मैंने बोला वो होगा। चलिए ठीक है, आप मान रहे हैं अभी भी कि 202 तक पहुंचेंगे। दिलचस्प है। नीलांजन जी, मैं आलोक जी की बात को से बिल्कुल सहमत हूं कि जो नतीजे जो आ रहे हैं उससे बहुत बड़ी जीत हासिल होती हुई भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। लेकिन जिन मुद्दों की तरफ इन्होंने संकेत किया उससे हम लोग दूर नहीं हो सकते। जनता अभी जो है एक तरह से जोश में है, लेकिन उसके साथ उनको होश भी आएगा थोड़ी देर के बाद कि आखिरकार सिर्फ जोश से उनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। उनकी जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो इश्यूज जो उठाए हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से कुछ जगह कुछ नौकरियों की कमी हुई है, लोग वाकई गए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से डेटा नहीं अवेलेबल है, एनेक्डोटल बताया जाता है, लेकिन जो बेसिक जो रोज़मर्रे की जो क्राइसिस है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लाइवलीहुड कंसर्न्स हिंदुस्तान में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये जो लहर है ये एक तरह से बहुत जल्दी ख़त्म होने लगेगा। किसी भी चुनाव में का जो ट्रेंड है इंडेफिनेटली नहीं चलता है। कहा जाता है कि वॉट एवर गोज अप हैज़ टू कम डाउन। तो ताकि देर से नीचे आए उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री से लेके एकदम पंचायत तक, मतलब कोई दो राय नहीं है, काम करना नौकरी पड़ेगा। युवाओं के लिए नौकरी इस देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब आप राज्यों में जाते हैं चुनाव के इर्द गिर्द, तो हम सभी ने देखा है, यूपी गई मैं, बिहार गई, बंगाल गई, मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर युवाओं के लिए नौकरी का सबसे बड़ा संकट इस देश के सामने में है। एक बहुत बड़े वोल्केनो की तरह ये संकट है। अगर इसका वक्त पर सामना नहीं किया गया तो बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन इस बीच ये एमसीडी चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है, 185 पर बीजेपी आगे है और नंबर 2 की पार्टी अब आम आदमी पार्टी बन गई है। 41 वार्ड्स में आगे चल रही है फिलहाल आम आदमी पार्टी। तो नंबर 2 की पार्टी अब आम आदमी पार्टी बन गई है और कांग्रेस काफी देर से, इसीलिए मैंने रिस्क उठाते हुए ये नंबर 2, नंबर 3 का आपके सामने रखी है बात। नंबर 3 पर अब कांग्रेस पार्टी चल रही है। हरिशंकर गुप्ता जी नंबर 3 कांग्रेस एमसीडी में। हरिशंकर गुप्ता जी, अभी अंजना जी ये रुझान है, आप देखिएगा जब फाइनल रिजल्ट्स होंगे तो आप देखिएगा कि ये रिजल्ट जो है और बेहतर होंगे हमारी पार्टी के, और हम निश्चित रूप से अब नंबर 1 की पार्टी तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपने सुना, राजनीति में मौसम वैज्ञानिकों की लिस्ट में अब इनका भी नाम शुमार हो गया है। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी को अच्छी जीत मिली है, लेकिन केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया उनके घर पर, यानी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बैठक, क्योंकि अपनी ही सरजमीन पर जहां जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुए थे, वहां पर एमसीडी के धरातल पर जमींदोज हो जाना। हालांकि नंबर 2 की पार्टी बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ 43 पर। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। मनीष सिसोदिया मिलने गए हैं अरविंद केजरीवाल से। ईवीएम पर आंदोलन होगा मुद्दा या आत्मचिंतन और मंथन? हिमांशु।
एक बार फिर से हिमांशु से बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें, नंबर 2 की पार्टी बनती हुई आम आदमी पार्टी 43 सीटों पर वो फिलहाल वार्ड्स पर आगे हैं। 182 वार्ड पर बीजेपी, यानी लगता है डबल सेंचुरी का आंकड़ा छूना थोड़ा मुश्किल अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 41 पर कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई, और इसी के साथ संजय जी अगर इसको देखें तो फासला बहुत कम है। इस बीच एक सेकंड आपको रोक रही हूं सर, क्योंकि आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से सुबह से लगातार बने हुए हैं। अरविंद, मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे हैं मिलने के लिए। क्या आत्मचिंतन और मंथन होगा कि 43 पर क्यों सिमट गए, या ईवीएम पर आंदोलन कैसे छेड़ना है ये किया जाएगा? आशुतोष मिश्रा। अंजना, देखिए ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब नतीजे सामने आते हैं और नतीजों में आम आदमी पार्टी 43 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है, ऐसे में जो कहा गया था पार्टी की ओर से कि अगर बीजेपी जीती है तो ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन तय किया जाएगा, तो उसको लेकर के साथ ही ये इंट्रोस्पेक्शन का भी समय है, ये आत्मचिंतन का भी समय है कि 2 साल के शासन में ऐसा क्या हुआ कि जिस एमसीडी में जोर शोर से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी चेहरा बनकर उतरे थे कि साफ करेंगे दिल्ली को, उस दावे को दिल्ली की जनता ने आखिर क्यों स्वीकार नहीं किया? तो ये बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण, और साथ ही माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में पार्टी के दूसरे वरिष्ठ जो नेता हैं और कई और मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और रणनीति पर चर्चा होगी कि आखिर आगे क्या करें, क्योंकि अब आगे एक बड़ी चुनौती है दिल्ली सरकार चलाने की, और जिस तरह के रिश्ते केंद्र के साथ अरविंद केजरीवाल के रहे हैं वो भी एक बड़ी चुनौती मिलेगी। हालांकि इस बीच आरोप ये भी लग रहे हैं कि अलका लांबा का आपने अगर ट्विटर देखा हो कि कैसे वो कोचिंग के आरोप लग रहे हैं कि जो विधायक उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो सबसे बड़ी चुनौती अब शुरू होने वाली है। लेकिन इनके लिए ये चुनाव, निगम के चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि बीजेपी पहले ही सत्ता में थी, वो सत्ता में आ गई, कांग्रेस विपक्ष में थी, कांग्रेस फिर विपक्ष में जा रही है। नई पहला चुनाव जो निगम का आम आदमी पार्टी के लिए था उसमें मौजूदगी है, लेकिन संख्या जो दिल्ली सरकार में बतौर विधायकों के तौर पर है उस लहजे से ये संख्या बहुत ही ज्यादा कम है और आम आदमी पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक है। बिल्कुल, 5वां हिस्सा बीजेपी जितने वार्ड पर आगे है उससे 5वां हिस्सा, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि चाहे वो विधायकों का मुद्दा हो, विधायकों को तोड़ने का, या फिर 21 विधायकों की सदस्यता का, कुल मिलाकर आशुतोष वही जंग फिर से, नजीब जंग तो चले गए, जंग खत्म नहीं हुई। ये जो लड़ाई और कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिटिक्स है उसी पर पार्टी टिकती और कायम होती हुई दिखाई दे रही है। उसका जो एक तरह से ध्रुव है, जो सुई है, वही अटकी हुई है कि केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार इसे बनाकर रखना है। इसीलिए ईवीएम हो, विधायकों को तोड़ने का मुद्दा हो, इन्हीं को ज्वलंत किया जा रहा है एमसीडी नतीजों के इर्द गिर्द। अंजना, बिल्कुल, राजधानी फिर से एक नई जंग के लिए तैयार हो रही है और निगम चुनाव के नतीजों केजरीवाल चुप बैठने वाले नहीं है। अब उनके पास ईवीएम का मुद्दा है जो वो उठाएंगे। हालांकि इसके बारे में लगातार पंजाब में जब हार मिली उसके बाद से उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे। अब जो आरोप है कि किस तरह विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है उस पर भी बवाल होगा। और जाहिर है 21 पार्टी जो संसदीय सचिव है, हालांकि उनको लेकर के चुनाव आयोग में जो सुनवाई है वो लंबित है। जैसे ही वो फैसला आएगा उसके बाद एक नया विवाद और एक नई लड़ाई पूरे जोर शोर से शुरू होगी, क्योंकि दिल्ली की राजनीति हमने देखा है कि 2015 के बाद से जब से ये सरकार बनी है विवाद केंद्र के साथ रहे हैं। कई बार केंद्र ने सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, कई बार दिल्ली सरकार का आरोप है कि हमें काम नहीं करने दिया गया। हालांकि इस बीच जो फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है, लेकिन जब तक वो फैसला नहीं आता राजधानी में एक नए जंग के लिए तैयार रहना होगा। आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।